अगला टॉपिक है जीनोम सीक्वेंसिंग। जीनोम सीक्वेंसिंग में साइंटिस्ट ने क्या सक्सेसफुली वाई क्रोमोसोम्स को सीक्वेंस किया है। जीनोम सीक्वेंसिंग का मतलब होता है जो जीनोम्स होते हैं डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं, और जो डीएनए होता है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में होता है, जैसे कि ऊपर भी बताया था। उसमें डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में होता है, और डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में जो उसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स मतलब इनका ऑर्डरिंग कोई न्यूक्लियोटाइड्स बोला जाता है, साइटोसिन, गुआनिन, थाइमिन और एडिनाइन। एडिनाइन किससे कनेक्ट होता है? साइटोसिन एटी। एडिनाइन होता है थाइमिन से, और गुआनिन होता है साइटोसिन से कनेक्टेड। तो इस तरीके से होता है। और उसमें यहाँ पर ए है तो यहाँ पर टी होगा, और इस तरीके से ए टी, और नीचे ये जी और सी। तो इस तरीके से सीक्वेंसिंग होती है इनमें पूरे में। तो इसी को बोला जाता है न्यूक्लियोटाइड्स। और या फिर तो इसमें देखिए, जीनोम जो होता है एक ऑर्गेनिजम्स होता है, कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए का, ठीक है। और इसी को जीनोम को ही सीक्वेंसिंग, मतलब जो उसमें जो थ्रेड जैसे लंबे लंबे धागे जैसे होते हैं, ये ATG से इनको एक सीक्वेंस में लगाया जाता है, जिस कारण इसको जीनोम सीक्वेंसिंग की जाती है। और वो जो जीनोम जो अब जैसे हमारे में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 23 पेयर होते हैं। 23 पेयर मतलब 46 क्रोमोसोम्स होते हैं हर किसी में। 23 पेयर्ड होते हैं, मतलब 22 पेयर तो होते हैं। 22 के बाद एक 23वां क्या होता है? वो हाफ पेयर होता है। 23वां हाफ पेयर होने के कारण कोई भी इंसान जब बनता है, कोई भी बच्चा जब बनता है पेट में, तो वो है एक हाफ 23वां हाफ उससे आता है, 23वां हाफ मेल से आता है, एक हाफ फीमेल से आता है। तो एग और स्पर्म दोनों मिल करके एक पूरा 23वां क्रोमोसोम्स बनाते हैं, जो कि 23वां पेयर बनता है, ठीक है। और लड़के के पास XY दोनों होते हैं, और लड़की के पास केवल X और X होता है। और जो X होता है लड़की का, वह लड़के के Y क्रोमोसोम्स होते हैं, Y से बड़ा होता है X, वाई छोटा होता है। तो अब जो वाई है उसी को हमने सीक्वेंसिंग करी है उसकी। तो इस तरीके से देखो, डीएनए होता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखा रखा है ना, इसी को हम ये ऊपर दिखा करके देखिए बड़ा सा क्रोमोसोम बना रखा है। ये वाई इस तरीके से एक को सीक्वेंस करने में काफ़ी समय लगता है। और इस तरीके से फिर हम इसको साइंटिस्टों ने किया, और इसके करने के बाद इसका पता लगाया कि इसमें कौन इसके जो अभी किया क्यों। तो ये इसलिए किया गया क्योंकि इसमें जो जैसे हमको कई बार वाई क्रोमोसोम्स जो हमें उसकी तरफ से मिलता है, मतलब फादर की तरफ से मिलता है, उसमें कई बार जेनेटिकली डिसऑर्डर होते हैं, कुछ होता है। तो इन सब का हमें पता लग सके कि किस तरीके से वो वर्क करता है। तो इसमें जैसे हेल्थ इश्यूज़ को सुधारा जा सकता है, एग्रीकल्चर एंड क्रॉप इम्प्रूवमेंट्स किया जा सकता है, और इन्वायरमेंटल जीनोमिक्स किया जाता है, फोरेंसिक एनालिसिस के लिए काम करता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वगैरह के, है ना। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 1990 में स्टार्ट किया गया था, USA के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ये 13 साल लंबा प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट में जितना भी क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन के अंदर, डीएनए के अंदर, तो उन सभी क्रोमोसोम्स को पूरा सीक्वेंस के थ्रू पता लगाया गया था, एक एक को एनालाइज किया गया था कि इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें क्या बीमारी है। इस तरीके से इसको स्टार्ट किया गया था। और इंडिया ने भी इंडियन जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया गया है। उसमें भी जीनोम सीक्वेंसिंग वगैरह को लेकर के किया गया था। इंडिया का एक और प्रोजेक्ट है इंडियन जेन प्रोग्राम, ठीक है। तो ये CSIR ने स्टार्ट किया था, 2019 में स्टार्ट किया था। ये थोड़ा सा देख लेना, UPSC इन चीज़ों को ज़्यादा पूछती है। इंडियन जेन प्रोग्राम को भी स्टार्ट हुआ था, CSIR ने इनिशिएट किया था, 2009 में स्टार्ट हुआ था। और ठीक है, अगला टॉपिक है 3 पेरेंट बेबी। देखिए 3 पेरेंट बेबी क्या होता है? 3 पेरेंट बेबी में 2 मदर और 1 फादर आता है। इसमें 2 मदर होना कंपलसरी है, 2 मदर्स होंगे और 1 फादर होगा। इसमें क्या होता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया देखो, जो एग सेल्स होते हैं, एग सेल्स में कोई सा भी सेल हो, उसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है और एक न्यूक्लियस होता है, और उसके बाहर सेल के बाहर चीज़ें होती हैं, अंदर होता है न्यूक्लियस सेंटर में, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से कई सारी बीमारियां होती हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है। तो वहाँ से पावर मिलती है सेल्स में किसी भी चीज़। अब जब पावर ही नहीं मिलेगी
सेल को, तो सेल कैसे वर्क करेगा? अच्छा नहीं कर पाएगा ना। तो इसी तरीके से उस माइटोकॉन्ड्रिया को ही चेंज कर दिया जाता है। वो माइटोकॉन्ड्रिया को चेंज कैसे किया जाएगा? फीमेल जो फीमेल, इसको हम फीमेल, जैसे मेल का एग आया और फीमेल का नहीं, मेल का स्पर्म आया और फीमेल का एग आया, तो फीमेल का जो एग है उसके अंदर देखा जाता है यदि माइटोकॉन्ड्रिया उसका वीक है तो उस माइटोकॉन्ड्रिया को इनिशियली स्टेज में ही हटा दिया जाता है। दूसरी फीमेल से हम माइटोकॉन्ड्रिया ले करके उस फीमेल के न्यूक्लियस में डालते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही सब हेरिडिटरी चीज़ें होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का काम केवल पावर हाउस होता है और केवल सेल को एनर्जी देना होता है। तो इस तरीके से फिर हम इसको किया जाता है, और ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर होता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में हम फीमेल का एग बाहर ले लेते हैं और मेल के स्पर्म को भी ले लेते हैं, उनको बाहर फर्टिलाइज करवाया जाता है। इसको बोलता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो ये बाहर फर्टिलाइज करवाया जाता है। देखिए जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है, फीमेल का यहाँ पर न्यूक्लियस ले लिया जाएगा, जो रियल मदर है उसका न्यूक्लियस आएगा, और जो एक नॉर्मल जो कोई और मदर है, उस अच्छी मदर है, मतलब स्वस्थ मदर है, उसका माइटोकॉन्ड्रिया ले जाएगा, उसका न्यूक्लियस हटा दिया जाएगा। तो उसका माइटोकॉन्ड्रिया कवर लेकर के बाहर का अंदर उसके न्यूक्लियस डाल दिया जाएगा। वो न्यूक्लियस डालने के बाद और डोनर एग से उसको फर्टिलाइज करवाया जाएगा, जिस कारण उसका जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया होगा, और जिस कारण बच्चे का जो बच्चा जो बनेगा वो एक हेल्दी बच्चा बनेगा। ठीक है, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं? जेनेटिकली कनेक्शन होता है, मतलब जेनेटिक कोई बीमारी ना हो उसको दूर किया जा सकता है। रिप्रोडक्टिव फ्रीडम, और ये इसमें रिप्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब सेल फ्री डीएनए क्या होता है? देखो सेल फ्री डीएनए, अब जो डीएनए होता है, कई बार डीएनए तो होता है सेल के अंदर और उसके न्यूक्लियस के अंदर मेनली डीएनए होता है, और थोड़ा बहुत न्यूक्लियस के बाहर भी आ जाता है डीएनए। लेकिन कई केसेस में ऐसा देखा जाता है कि डीएनए जो है सेल्स के बाहर भी, हमारे ब्लड में भी घूमते रहता है। अब वो क्यों घूमते रहते हैं? क्योंकि जो डीएनए है वह डीएनए किसी कारणवश सेल टूट गया, फट गया, जैसे कैंसर की बीमारी हुई, तो कैंसर में क्या हुआ, सेल खाते हैं कैंसर सेल्स, तो हमारे जो सेल्स खाएंगे तो उसकी वजह से जो ये डीएनए है, जो डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो होता है ये बाहर आ जाता है। अब बाहर आने के कारण फिर यह पूरे होल बॉडी में फैल जाते हैं, तो ब्लड में घूमते रहते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि इनका पहले से ही एक टेस्ट कर लेते हैं। जैसे जब माँ और बच्चा जब पेट में होता है तो उस समय एक टेस्ट कर लिया जाता है, ताकि उससे पता चल जाता है कि डीएनए इसके ब्लड में भी है या नहीं है। अगर डीएनए ब्लड में है तो कोई ना कोई बीमारी या तो कुछ ना कुछ किसी चीज़ का इंडिकेशन हो जाता है, जिस कारण इसको दूर किया जा सकता है। तो इससे हम काफ़ी चीज़ें बचे जाते हैं। इसके एप्लीकेशन पढ़ा जाएगा। तो डिटेक्ट जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज इन द फोटस में माँ के ब्लड का जब टेस्ट कर लेते हैं ब्लड, तो क्योंकि माँ का ब्लड पूरे होल बॉडी में घूमता है और फोटस में भी उसी का ब्लड होता है, तो उसमें यदि माँ के ब्लड में यदि हम डीएनए को ब्लड से चेक करें तो ब्लड में यदि डीएनए आ रखे हैं तो इसका मतलब है कि फोटस में भी जाहिर सी बात है डीएनए आ गए हैं, तो उसको हम उस समय ही क्योर किया जा सकता है। अर्ली डिटेक्शन डायग्नोसिस ऑफ द कैंसर का डायग्नोसिस किया जा सकता है, और इम्यून सिस्टम को अच्छा बनाया जा सकता है इस समय। ठीक है, थैंक